इंडिया में जितने भी अलग अलग तरीके के जॉब वगैरह रहते हैं वहाँ पे आप लोगों को किस तरीके इसका इंटरव्यू कैसे देना है, यही बात आप लोग सीखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में डिफरेंट जॉब्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू प्रोसीजर्स, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स एंड द इंटरव्यू प्रोसेस फॉर a government officer is different from that of a bank employee, engineer or private corporate sector, pharmacist or MBA graduate. So there is clear cut difference between the format of government sector and the format of private sector. So therefore candidates should understand the specific interview pattern of the position they are applying for. चाहे आप अगर गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका फॉर्मेट आप लोगों को समझ लेना चाहिए, चाहे आप अगर समझो प्राइवेट सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका फॉर्मेट अलग है, वो भी आप लोगों को समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट क्लेरिकल पोस्ट की। अभी एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट के क्लेरिकल पोस्ट कैसे, साल में 2 बार एडवर्टाइजमेंट निकलती है, आप लोगों को पेपर रोज़ पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना चाहिए। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से आप लोगों को पता चलता है कि गवर्नमेंट ने इस साल या इस महीने में कौन सी रिक्रूटमेंट निकाली है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, क्लरिकल के पोस्ट में क्लर्क की पोस्ट हो सकती है, क्लर्क का जो पोस्ट है वो मंत्रालय में हो सकता है, उसके बाद हाई कोर्ट में हो सकता है, तहसील ऑफिस में हो सकता है, बहुत सारी जगह पे कॉलेजेस के क्लर्क होते हैं, स्कूल के क्लर्क होते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज होती है। अगर समझो आप 12वीं पास हो या ग्रेजुएशन पास हो, आपका अगर टाइपिंग वगैरह हुआ है तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। तो क्लर्क का हो गया, जूनियर क्लर्क का हो गया, टाइपिस्ट हो गया, तलाठी हो गया। तलाठी तो समझते होंगे आप लोग, हर गांव का एक तलाठी होता है और वो गवर्नमेंट ऑफिसर ही होता है। उसके बाद ग्राम सेवक रहता है और उसके बाद बैंक क्लर्क रहता है। इन सभी पोस्ट के लिए उसका एक सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। अभी ये सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहता है, पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना पड़ता है आपको, उसके बाद उसकी रिटर्न एग्जामिनेशन होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गवर्नमेंट के क्लरिकल पोस्ट के लिए टाइपिंग और बाकी स्किल भी बहुत मायने रखते हैं। फॉर एग्जांपल टाइपिंग स्किल के अलावा आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद आप लोगों का मैथमेटिक्स थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद समझो ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया, रिटर्न एग्जामिनेशन हो गया, टाइपिंग का स्किल भी आपको आता है, उसका सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है, कम से कम 40 या 50 का स्पीड होना चाहिए आपका। अगर चाहे आपकी एक मदर टंग हो, गुजराती हो गई, मराठी हो गया, कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज हो गई, और एक इंग्लिश इज़ कंपलसरी टू ऑल। ओके, तो कम से कम आपका पर मिनट 40 to 50 वर्ड्स मिनिमम का ये रेशो मैं बता रहा हूँ। अगर वहाँ पर कंपटीशन हुआ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो 80-90 तक उनका स्पीड है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को वो स्किल आना चाहिए। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। देखिए स्टूडेंट, हर कोई ये सोचता है कि ग्रेजुएशन होने के बाद मुझे बस कुछ तो एक सादा सिंपल सा जॉब मिल गया तो अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर का जॉब मिल गया तो अच्छा है। लेकिन एक बात सुन लो, गवर्नमेंट के जॉब बहुत सिक्योर माने जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। बस गवर्नमेंट का जॉब आपको अगर हासिल करना है तो आप लोगों के पास बहुत सारा टैलेंट होना चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए कि मैं कंटिन्यूअसली जनरल नॉलेज की बुक पढूं, मैं अपडेटेड रखूं खुद को, हैंड राइटिंग का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। और इतना सब कुछ करने के बाद अच्छे से अगर आप लोगों ने पढ़ाई किया तो आपका TY होते होते आप लोगों का ये रिजल्ट आ सकता है। तो ये हो गया गवर्नमेंट क्लरिकल पोस्ट के लिए। अभी नेक्स्ट है व्हाट इज इवैल्यूएटेड इन क्लरिकल पोस्ट। अभी क्लरिकल पोस्ट में इवैल्यूएशन किस तरीके का होता है, यानी कि एग्जैक्टली कैंडिडेट में वो लोग क्या देखते हैं। पहला है सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, टाइपिंग स्पीड देखी जाती है, एक्यूरेसी देखी जाती है। यानी कि समझो आप लोगों ने एक पैराग्राफ लिखा है तो उस पैराग्राफ में आप लोगों ने कितने मिस्टेक किए हैं, कितने स्पेलिंग मिस्टेक किए हैं, कितने ग्रामेटिकल मिस्टेक किए हैं, ये सब कुछ वहाँ पर देखा जाता है। उसके बाद आपकी एक्यूरेसी के बाद कंप्यूटर स्किल्स देखा जाता है। अभी ये तो संगणकीय स्किल या कंप्यूटर स्किल जो है वो कंपलसरी माना गया है, किसी भी पोस्ट के लिए कंप्यूटर स्किल इज़ नाउ मैंडेटरी, यानी कि आपको MS एक्सेल, MS वर्ड और MS पावर पॉइंट आप लोगों को आना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं स्टूडेंट, आप लोगों को ये 100% इसके ऊपर आपको मास्टरी हासिल करनी है। वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, ये तीनों चीज़ों को आप लोगों को मास्टर करना है। एंड स्पेसिफिकली फॉर द क्लरिकल पोस्ट, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल,
आना ही चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, ऑफिस का प्रोसीजर कैसे रहता है, फॉर एग्जांपल सुपीरियर पर्सन कौन है, इन्फीरियर पर्सन कौन है, ओके, रेजिग्नेशन लेटर कैसे लिखा जाता है, सिलेक्शन लेटर कैसे लिखा जाता है, लीव के लिए जो एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, लेटर कैसे, फॉर्मल लेटर कैसे लिखे जाते हैं, और कौन किसको ऑर्डर देता है, ये सभी प्रोसीजर्स आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी, आप लोगों के डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी वहाँ पर होती है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट कितने प्योर है, आप लोगों ने कोई फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगाया है। यहाँ पर इंटरव्यू में सब कुछ, ये सब कुछ चेक होगा। उसके बाद आपके इंटरव्यू में देखा जाएगा कि वेदर यू आर अ डिसिप्लिन्ड पर्सन और नॉट, यानी कि आप डिसिप्लिन पर्सन हो, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, ये सभी बातें इंटरव्यू में देखी जाती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स। अभी फर्स्ट क्लास ऑफिसर के लिए मैंने बोला था आप लोगों को कि वहाँ पर एमपीएससी या यूपीएससी आप लोगों को क्लियर करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट रहती है, बहुत बड़ी, यानी कि सेकंड क्लास ऑफिसर की पोस्ट है ये, सॉरी फर्स्ट क्लास ऑफिसर की पोस्ट है ये। डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार या इनकम टैक्स ऑफिसर, ये सभी पोस्ट जो रहती हैं वो गवर्नमेंट के फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स के कैटेगरी में आती है। उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहता है, पहले प्री एग्जामिनेशन या प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, वहाँ पर सबको कॉमनली एक ही पेपर दिया जाता है और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आप उस रैंक में आ गए, बस यहाँ पर कैसे प्री एग्जामिनेशन जो है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो बस पास होने से नहीं चलेगा, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हाईएस्ट मार्क लाने हैं, क्योंकि कटआउट लगता है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल 90 के आगे सब कुछ, वो 90 के पीछे जितने भी लोग रहेंगे वो फेल, और 90 के आगे जितने रहेंगे वो पास, यानी कि एज पर द वैकेंसीज दे विल सेलेक्ट द कटआउट रेट। ओके, तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखो, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो रहती है आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने हैं। उसके बाद आपका मेन एग्जामिनेशन रहता है, वहाँ पर आप लोगों का कोर सब्जेक्ट एक ही, उसके ऊपर आप लोगों की कितनी मास्टरी है वो देखी जाती है। अगर आपको एमपीएससी के इस टॉपिक के ऊपर एक अलग सा वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए, डेफिनेटली आई विल मेक द डिफरेंट काइंड ऑफ अनदर वीडियो रिगार्डिंग एमपीएससी सिलेक्शंस। उसके बाद आपकी पर्सनालिटी टेस्ट देखी जाती है, और इंटरव्यू में आप लोगों का पर्सनालिटी टेस्ट होती है, यानी कि आप फिजिकली कितने फिट हो, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो वहाँ पर आप लोगों की मेडिकल एग्जामिनेशन होती है। तो इंटरव्यू का पैटर्न क्या रहता है, फर्स्ट क्लास ऑफिसर के लिए इंटरव्यू का पैटर्न क्या रहता है, हर एक इंटरव्यू 20 से 45 मिनट का रहता है। इंटरव्यू बोर्ड में 4 से लेकर 6 तक सीनियर ऑफिसर रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस कौन सी तरीके के पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स के, एजुकेशनल बैकग्राउंड के, लीडरशिप सिचुएशंस के और सोशल इश्यूज़ के सवाल आप लोगों को पूछे जाते हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन क्राइटेरिया कैसे रहता है, पहले आप लोगों का कॉन्फिडेंस देखा जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर देखी जाती है। इस तरीके के जानबूझकर सवाल आप लोगों को पूछे जाते हैं कि जहाँ पर आप लोगों की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उनको दिखाई दे। उसके बाद इंटेग्रिटी देखी जाती है, आप लोगों की लीडरशिप देखी जाती है, लीडरशिप एबिलिटी देखी जाती है। ये सभी गुण अगर आप लोगों के अंदर हैं तो आप लोगों को वो सभी गुण इंटरव्यू में दिखाने होते हैं, उसी के बाद आप लोगों का सिलेक्शन होता है। समझ में आया, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हुए तो मेन एग्जामिनेशन, अगर उसमें रैंक में आ गए तो फिर आप लोगों को इंटरव्यू फेस करना है, और इंटरव्यू के बाद आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा हायर लेवल जाएंगे हम लोग। यूपीएससी का सिविल सर्विसेज इंटरव्यू कैसे रहता है। अभी यूपीएससी इट इज़ द टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिया, और ऐसा माना जाता है कि इट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस इन द इंडिया। ओके, वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस इन इंडिया, ये टॉप 10 की जो सबसे भयानक खतरनाक डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस रहती है उसमें से एक मानी जाती है यूपीएससी की। लेकिन आप डरो मत, अगर आपके अंदर इतने गट्स है, अगर समझो आप लोग रोज़ाना 3 घंटा पढ़ाई करना जानते हो तो डेफिनेटली विद इन 3 years ऑफ टाइम यू कैन गेट द पास रिजल्ट ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे कि लोगों ने बस 3 साल के अंदर, कई सारे लोगों ने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी कर दिया है। और यूपीएससी कोई हल्की एग्जामिनेशन नहीं है, यूपीएससी करने के बाद आप लोगों को ये पोजीशंस मिलते हैं। आईएएस हो सकते हो आप लोग, आईपीएस अधिकारी हो सकते हो, आईएफएस हो सकते हो, आईआरएस हो सकते हो, और अदर सेंट्रल सर्विसेज में भी आप लोगों का वहाँ पर काम या सिलेक्शन होता है। ओके, तो उसकी स्पेशल फीचर क्या है, यूपीएससी कॉल्स इट अ पर्सनालिटी टेस्ट।
ओके एक्चुअली यूपीएससी कैसे रहती है कि पर्सनालिटी टेस्ट के ऊपर बहुत सारा उन्होंने कंसंट्रेशन किया होता है रादर देन एन इंटरव्यू के अलावा वो ज़्यादातर किस पे फोकस करते हैं, पर्सनालिटी के टेस्ट पर, और उसके लिए मार्क्स होते हैं आप लोगों को 275। लेकिन ये चेंजेस होते रहते हैं, आप लोगों को उसके लिए अपडेट रहना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। यूपीएससी इंटरव्यू का फॉर्मेट कैसे रहता है, क्वेश्चंस प्योरली बेस्ड ऑन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, डीए उसे बोलते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट आप लोगों के कौन से रहते हैं उसके ऊपर आप लोगों को सवाल पूछे जाते हैं, आपके हॉबीज़ के ऊपर आप लोगों को सवाल पूछे जाते हैं। तो बायोडाटा में लिखते समय, आपका जो बायोडाटा बना रहे हो, रिज्यूम बना रहे हो, वहाँ पर लिखते समय या फॉर्म भरते समय जो भी आप लोगों ने हॉबीज़ लिखे हैं, तो वो हॉबीज़ जो है वो सोच समझ कर लिखो, कुछ भी मत लिखो। जिस बारे में आप लोगों को पूरा ज्ञान है, आप लोगों का इंटरेस्ट है, बस उसी को आप लोगों को हॉबी बनाकर लिखना है। ओके, कोई कुछ भी ऐसी इंप्रेशन मारने के लिए मत लिखो, अदरवाइज दे विल आस्क डेफिनेटली द क्वेश्चंस ऑन द सेम थिंग, और बाद में आप लोगों का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो चीज़ें आप लोगों को आती है, जिसके ऊपर आप लोगों की मास्टरी है, बस वही आप लोगों को वहाँ पर लिखना है। उसके बाद करंट अफेयर्स यानी कि करंट जनरल नॉलेज। अभी फॉर एग्जांपल ईरान इराक के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, या हमारी इंडियन इकोनॉमी इस वक्त क्या कर रही है, इसके ऊपर या कि करंट सिचुएशन के ऊपर आप लोगों को ये सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस, अवर इंडियाज़ रिलेशन विद रशिया, इंडियाज़ रिलेशन विद यूएसए, ओके, टैरिफ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को। उसके बाद ईरान इराक के करंट सिचुएशन के बारे में, या यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में, या यूक्रेन और रशिया में के युद्ध के जो परिणाम है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी पर क्या हो सकते हैं, हम लोग तेल कहाँ से खरीदते हैं, ये सभी मैटर्स आप लोगों को मालूम होने चाहिए। उसके बाद इथिकल सिचुएशन के ऊपर भी आप लोगों को सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यूपीएससी क्या ऑब्जर्व करता है, आपका मेंटल अलर्टनेस, उसके बाद आपकी लीडरशिप, बैलेंस ऑफ जजमेंट यानी कि कौन से सवाल को आप लोग किस तरीके से जवाब देते हो, उसके बाद सोशल अवेयरनेस, आप समाज के प्रति आस्था रखते हो कि नहीं, क्या या बस आप लोग पैसों के लिए यहाँ पर आ रहे हो, ये सभी कुछ बातें यूपीएससी में देखी जाती है। उसके बाद आती है हमारा दूसरी परीक्षा एमपीएससी थोड़ा सा यूपीएससी के नीचे मानी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने यूपीएससी किया है तो यू आर एलिजिबल टू डू द जॉब इन ऑल ओवर इंडिया, लेकिन अगर आप लोगों ने एमपीएससी किया है देन यू विल बी ओनली सेलेक्टेड इन द स्टेट लेवल पोजीशन, यानी कि बस महाराष्ट्र का, अगर आपने महाराष्ट्र में एमपीएससी दिया है तो आप लोग महाराष्ट्र के राज्य में ही कोई तो नौकरी कर सकते हो। अभी नौकरी के लिए पोजीशंस कौन सी है वहाँ पे, डिप्टी कलेक्टर है, डीएसपी है, बीडीओ है, उसके बाद स्टेट टैक्स ऑफिसर है, उसके बाद तहसीलदार है। तो ये सभी पोजीशंस आप लोगों को वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अब उनका फोकस एरिया क्या है, एमपीएससी के इंटरव्यू में फोकस एरिया कौन सा होता है, महाराष्ट्र इश्यू। मैंने यहाँ पर बस महाराष्ट्र का नाम लिखा है, लेकिन आप जिस भी राज्य से आते हो उस राज्य के इश्यूज वहाँ पर फोकस किए जाते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हमारा कारोबार कैसे चलता है राज्य का, उसके बाद करंट अफेयर्स, उसके बाद पर्सनालिटी आप लोगों की कैसी है इसका असेसमेंट किया जाता है। और इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन रहता है वो 15 से लेकर 30 मिनट तक रह सकता है।